वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज है 28 जनवरी 2025 और 28 जनवरी 2025 को हम लोग डेली न्यूज़ एनालिसिस के तहत 3 महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखेंगे। पहला टॉपिक्स होगा भारत का निवेश और भारी वाणिज्यिक उधार। दूसरा टॉपिक्स है इंडोनेशिया और भारत के संबंध और 76वां गणतंत्र दिवस। तीसरा टॉपिक्स है असमंजस में भारत, जनसंख्या की घटती वृद्धि दर। तो तीनों टॉपिक्स हम लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और तीनों टॉपिक्स जो होते हैं आगामी एग्जाम के लिए, खास करके मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दो टॉपिक्स इनमें से सोशल और इकोनॉमी से रिलेटेड है और तीसरा टॉपिक्स आईआर सेक्शन से संबंधित है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला टॉपिक्स, भारत का निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार यानी ईसीबी परिदृश्य। यह रिपोर्ट किसने दिया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है, जिसको मैंने पीआईबी सेक्शन से लिया है। तो भारत के निवेश इकोसिस्टम और बाहरी वाणिज्यिक उधार में यानी ईसीबी में, ठीक है, बीते कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण उन्नति देखी गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हालिया रिपोर्ट में निवेश की घोषणाओं, निजी क्षेत्र के योगदान और कॉरपोरेट वित्त पोषण में बाहरी वाणिज्यिक उधार की भूमिका के रुझान पर प्रकाश डाला गया है। चलिए, यह जो है निवेश घोषणाएं कब से कब तक ली गई है? वित्त वर्ष में 25 के 9 महीने में, कितने? वित्त वर्ष 25 के 9 महीने में ली गई है। ठीक है, निजी क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान के साथ भारत में निवेश गतिविधि तेज गति से बढ़ रही है। तो बाहरी वाणिज्यिक निवेश जो है उससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे कि वित्त वर्ष 2025 के 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर 2024 तक में 32.01 लाख करोड़ रुपए की कुल निवेश घोषणाएं रहीं। ठीक है, यह वित्त वर्ष 2024 के 9 महीने में ₹23 लाख करोड़ से 39% की बढ़ोतरी को दर्शाता है, जो एक सकारात्मक निवेश दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, इन घोषणाओं में निजी क्षेत्र का हिस्सा कितना था? 56% था। अब फिर बोल रहा है कि यह वित्त वर्ष 2024 की बात है, लगभग 70% वित्त वर्ष 25 के 9 महीने में था, जो मजबूत कॉरपोरेट भरोसे का संकेत देता है। ठीक है, अब भारतीय कॉरपोरेट्स का सकल ब्लॉक क्या था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। मार्च 2024 तक भारतीय कॉरपोरेट्स का सकल जो है ब्लॉक 106.50 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि मार्च 2020 में यह 73.94 लाख करोड़ रुपए ही था। ठीक है, बीते 5 साल में कॉरपोरेट सकल ब्लॉक में सालाना औसतन 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। किसमें? बाहरी वाणिज्यिक निवेश में। ठीक है, इसके अतिरिक्त मार्च 2024 में प्रगति पर पूंजीगत कार्य 13.63 लाख करोड़ रुपए का था, जो मजबूती से चल रही परियोजनाओं के विकास का संकेत देती है। अब पारिवारिक शुद्ध वित्तीय बचत, अब इससे रिलेटेड जो है वित्तीय बचत, पारिवारिक शुद्ध वित्तीय बचत कितनी रही? तो भारत में पारिवारिक शुद्ध वित्तीय बचत यानी HNFS वित्त वर्ष 2023 में 5% से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में सकल घरेलू उत्पाद का 5.3% हो गई, यानी कि पिछले वर्ष से 0.3% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा भौतिक परिसंपत्तियों के विषय में बचत वित्त वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद के 12.9% से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में यह 13.5% हो गई। अगर यहाँ पर वित्तीय बचत की बात होती है तो 5% से बढ़कर के 5.3% हो गई। ठीक है, लेकिन भौतिक परिसंपत्तियों के विषय में बात की गई तो यहाँ पर 12.9% से बढ़कर के 13.5% हो गई, यानी यहाँ पर 0.6% की किसमें? तो भौतिक संपत्तियों के विषय में भी वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निवेश को देखा जाए तो हाल के वर्षों में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के योगदान के चलते निवेश में जीडीपी के हिस्से के तौर पर सुधार हुआ है। ठीक है, वित्त वर्ष 2023 में सरकारी निवेश जीडीपी के 4.1% तक पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2012 के बाद सबसे अधिक है। वित्त वर्ष 2023 में निजी कॉर्पोरेट निवेश बढ़कर जीडीपी का 11 दशमलव कितना प्रतिशत? 9% हो गया। ठीक है, कॉर्पोरेट निवेश जीडीपी का बढ़कर के कितना हो गया? 11.9%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, हो गया। वित्त वर्ष 2016 के बाद यह उच्चतम स्तर है। वित्त वर्ष 24 में निजी निवेश की हिस्सेदारी बढ़कर के 12.5% यानी 12.5% का अनुमान है, जो बेहतर व्यावसायिक मनोभाव को दर्शाता है। अब चलिए, बाहरी वाणिज्यिक उधार के बारे में हम लोग देखते हैं। सितंबर 2024 तक का आंकड़ा आया हुआ है। इसी यानी बाहरी वाणिज्यिक उधार भारतीय कॉरपोरेट्स के लिए वित्त पोषण का एक प्रमुख स्रोत के रूप में उभरे हैं, जो पूंजी विस्तार और आधुनिकीकरण को सक्षम बनाते हैं। सितंबर 2024 तक कुल बकाया यानी कि बाहरी वाणिज्यिक उधार ईसीबी 190.4 बिलियन डॉलर थी। इनमें से गैर रुपए और गैर एफडीआई घटकों का हिस्सा लगभग कितना था? 154.9 बिलियन डॉलर था। कितना था? गैर रुपए और गैर एफडीआई घटकों का हिस्सा 154.9 बिलियन डॉलर था। ठीक है, निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी इसमें 63% थी, जिसमें 97.58 बिलियन डॉलर था।
जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 37% थी, जो अमाउंट में 55.5 बिलियन डॉलर थी। ठीक है, अब बात हो रही है यहाँ पर हेजिंग की। हेजिंग एक महत्वपूर्ण पहलू बना हुआ है जिसमें निजी कंपनियों का कुल हेज कॉपर्स का लगभग 74% हिस्सा हेजिंग करती है। ठीक है, उसके बाद बोला वित्त वर्ष 2025 में ईसीबी नवंबर 2024 तक, ठीक है, तो ईसीबी पाइपलाइन मजबूत बनी हुई है जो कि विदेशी फंडिंग की लगातार मांग को दर्शाती है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि नवंबर 2024 में कुल ईसीबी यानी बाहरी वाणिज्यिक निवेश पंजीकरण 33.8 बिलियन डॉलर रहा। वित्त वर्ष 24 में लगभग आधे पंजीकरण पूंजीगत वस्तुओं के आयात और आधुनिकीकरण, स्थानीय पूंजीगत व्यय और नई परियोजनाओं के लिए है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अगर ईसीबी के पंजीकरण की बात की जाए तो वित्त वर्ष 2020 में 1.9% के मुकाबले 2024 में घटकर 1.2% हो गई, जो बेहतर घरेलू वित्त पोषण विकल्पों को जताता है। चलिए, तो नेक्स्ट यहाँ पर है कि ईसीबी यानी बाहरी वाणिज्यिक निवेश लागत रुझान अप्रैल से नवंबर 2024 तक हम लोग देखेंगे। तो बाहरी वाणिज्यिक निवेश पर ब्याज दरों में गिरावट का रुख देखा गया है, जिससे भारतीय कंपनियों के लिए उधार लेने की लागत में कमी आई है। अप्रैल नवंबर 2024 के दौरान जो है बाहरी वाणिज्यिक निवेश की कुल लागत सालाना आधार पर 12 बेसिस पॉइंट गिरकर कितनी हो गई, 6.6% हो गई है। ठीक है, वही नवंबर 2024 में बाहरी वाणिज्यिक निवेश की कुल लागत घटकर कितनी हो गई है, 5.8% हो गई है, जो पिछले महीने के मुकाबले 71 बेसिस पॉइंट कम है। अब देखिए, बाहरी वाणिज्यिक निवेश डेटा का स्पष्टीकरण की बात होती है तो हाल की रिपोर्टों में भारत में बाहरी वाणिज्यिक निवेश देनदारियों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। कुछ मीडिया स्रोतों ने गलत रिपोर्ट किया कि भारत का ईसीबी यानी कि बाहरी वाणिज्यिक निवेश स्टॉक 2025 की शुरुआत में 273 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। हालांकि आरबीआई डेटा सितंबर 2024 के मुताबिक वास्तविक जो बाहरी वाणिज्य निवेश का बकाया था वो 190.4 बिलियन डॉलर था। यह विसंगतियाँ विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में 72.057 बिलियन डॉलर को जोड़ने से आई है। तो दीर्घकालिक कॉर्पोरेट और सरकारी प्रतिभूतियों में ऋण निवेश, जिसे कॉर्पोरेट ईसीबी देनदारियों के तौर पर वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरह के आंकड़ों का उपयोग हम लोग निवेश परिदृश्य या निवेश से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं वो वर्तमान में भारत की आर्थिक स्थिति से रिलेटेड अगर क्वेश्चन रहेंगे तो हम इन आंकड़ों का उपयोग वहाँ पर कर सकते हैं। यानी जीडीपी से रिलेटेड जो रहेंगे तो उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दिखला सकते हैं। या फिर अभी वर्तमान में भारत में जो मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या फिर सर्विस सेक्टर से रिलेटेड जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें इन सभी को हम लोग डाल सकते हैं, इनके आंकड़ों को। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे या नेक्स्ट टॉपिक्स देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अगला टॉपिक्स हम लोग देखेंगे, अगला टॉपिक्स है जनसंख्या से रिलेटेड है। तो देखिए, असमंजस में भारत, जनसंख्या में वृद्धि और घटता कुल प्रजनन दर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो जाते हैं। अगर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बात कीजिएगा तो इन आंकड़ों का काफ़ी ज़्यादा महत्व हो जाता है। चाहे आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड रखिए, स्वास्थ्य से संबंधित रखिए, या जनसंख्या के संबंधित रखिए, या महिलाओं से संबंधित मुद्दे को रखिए, या जनसंख्या नियंत्रण की बात होगी, तब इस आंकड़े का काफ़ी महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, यानी इस आंकड़े को कहीं भी या इस टॉपिक से हम कहीं भी फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। असमंजस में भारत, जनसंख्या में वृद्धि और घटता कुल प्रजनन दर, भारतीय समाज, स्वास्थ्य, जनसंख्या और संबंध मुद्दे, बच्चों से संबंधित मुद्दे भी, महिलाओं से संबंधित मुद्दे, जनसंख्या नियंत्रण और घटती प्रजनन दर के प्रभाव, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, आंतरिक प्रवास, घटता कुल प्रजनन दर, सक्षम आंगनवाड़ी, वित्त पोषण 2.0, वृद्धि होती जनसंख्या और आर्थिक स्थिरता भाग से ये सभी बिंदु को लिए गए हैं और एक वृहद तौर पर एक तरह से नोट्स तैयार किया गया जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं। हाल ही में प्रकाशित अभी ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, कौन सा प्रकाशित, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज इंजरी एंड रिस्क फैक्टर स्टडी यानी जीबीडी से यह जाहिर हुआ कि पिछले कुछ दशकों में भारत की कुल प्रजनन दर यानी टीएफआर में काफ़ी कमी आई है। ठीक है, भारत की कुल प्रजनन दर यानी टीएफआर में इस कमी के परिणाम स्वरूप भारत में विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में उसके सामाजिक और आर्थिक
और राजनीतिक प्रभावों को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है, जिसमें आप लोगों ने अभी हाल ही में सुना होगा कि चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि जितना अधिक से अधिक बच्चा पैदा कर सकते कीजिए। ये बात उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने। तो चलिए आगे हम लोग इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष को देखेंगे और इसका एनालिसिस करेंगे। भारत के प्रजनन दर में गिरावट होना। भारत की कुल प्रजनन दर यानी TFR 1950 के दशक के 6.18% से घटकर 2021 में यह कितनी हो गई है? 1.9% हो गई। इंपॉर्टेंट है, 1950 के दशक में भारत की जनसंख्या प्रजनन दर 6.18% थी, लेकिन 2021 में यह गिर करके 1.9% हो गई है, जो कि प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से भी कम है। अनुमान है कि 2001 तक यह दर गिरकर 1.04 पर पहुंच जाएगी, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक महिला के लिए औसतन एक ही बच्चा होगा। भारत के विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय अंतर का होना। देखिए कारण क्या है, भारत के भिन्न भिन्न राज्यों के क्षेत्रीय अंतर का होना। दक्षिणी राज्य जैसे कि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक ने पहले ही उत्तरी राज्यों की तुलना में प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन दर प्राप्त कर ली है। विशेषकर केरल में 2036 तक वृद्धि जनसंख्या बच्चों से अधिक हो सकती है। ठीक है, उच्च श्रम, मजदूरी और जीवन की गुणवत्ता जैसे कारणों से प्रवासी श्रमिकों की संख्या 2030 तक 60 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। अब देखिए अगला कारण क्या है कि महिला सशक्तिकरण और सामाजिक आर्थिक कारक भी इसके लिए जिम्मेदार है। महिला सशक्तिकरण और सामाजिक आर्थिक कारक भी इसके लिए जिम्मेदार है। महिला साक्षरता, कार्यबल में उनकी भागीदारी और महिला सशक्तिकरण ने प्रजनन दर में गिरावट पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इसके अलावा विवाह और मातृत्व में देरी या गर्भधारण में परहेज करने से बदलते दृष्टिकोण भी इस गिरावट का प्रमुख कारण रहा है। देख लीजिए, नेक्स्ट है कि बदलते सामाजिक प्रतिमान, स्वास्थ्य के प्रति बदलता दृष्टिकोण और प्रवासन का होना, ये सभी भी कारण है कि भारत के प्रजनन दर में कमी आ रही है। देखिए, पुरुषों और महिलाओं में बांझपन के मामलों में वृद्धि और गर्भपात की बढ़ती स्वीकृति ने भी प्रजनन दर में कमी में योगदान किया है। उसके अलावा कई युवा लोग शिक्षा और रोजगार के लिए विदेश जा रहे हैं, जिससे देश में प्रजनन दर और कम हो रही है। ठीक है, आगे बोल रहा है प्रजनन दर और प्रतिस्थापन स्तर भी इसके लिए जिम्मेवार है। ठीक है, प्रजनन दर और प्रतिस्थापन स्तर। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 5 के अनुसार TFR यानी प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2 हो गई है। प्रतिस्थापन स्तर 2.1 माना जाता है, जिसका मतलब है कि जनसंख्या का स्तर बिना किसी वृद्धि या गिरावट के स्थिर रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट बोल रहा है दीर्घकालिक जनसांख्यिकीय चुनौतियां भी पैदा होना भी है। देखिए अगला पॉइंट बोल रहा है दीर्घकालिक जनसांख्यिकी चुनौतियां पैदा होना। भारत की वर्तमान जनसंख्या की तुलना में हालांकि 2.1 से कम कुल प्रजनन दर यानी TFR नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि का कारण बन सकती है, जिससे कि संभावित रूप से दीर्घकालिक जनसांख्यिकी चुनौतियां पैदा हो सकती है, जो वृद्ध होती जनसंख्या का कारण भी बन सकती है। इंपॉर्टेंट है सभी आंकड़े। निम्न प्रजनन दर से संभावित परिणाम। देखिए निम्न प्रजनन दर से क्या परिणाम हो सकते हैं, इनको भी हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो परिणाम यह हो सकता है कि जनसंख्या के आयु ध्रुव तीव्र गति से बढ़ना और वृद्ध होती जनसंख्या, जन्म दर में गिरावट और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के कारण जनसंख्या का आयु ध्रुव तीव्र गति से बढ़ रहा है। वर्तमान में भारत में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के 149 मिलियन लोग रहते हैं, जो कुल जनसंख्या का 10.5% है। 2050 तक यह आंकड़ा बढ़कर 347 मिलियन और जनसंख्या का 20.8% तक पहुंचने का अनुमान है। ये जो आंकड़े हैं इसका जो है डेमोग्राफी डिविडेंड पे बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखते हैं, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। देखिए अब नेक्स्ट बोल रहा है सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य से रिलेटेड। ठीक है, तो उस पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में अब हम लोग देखेंगे। सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी खर्चे से उत्पन्न होने वाले आर्थिक प्रभाव। युवा कार्यबल में कमी और वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि के कारण निर्भरता अनुपात में वृद्धि हो रही है, जिससे सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य सेवाओं में भारी दबाव बढ़ेगा। पेंशन और वृद्धों की देखभाल की बढ़ती लागत से सरकार और परिवार दोनों के लिए वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा। चलिए भारत को मध्य आय के जाल में फंसने का खतरा भी उत्पन्न हो गया है। ठीक है, यानी होना। चलिए तो यहाँ पर दिया हुआ है विकसित देशों की तुलना में जहां प्रति व्यक्ति आय अधिक है, भारत को बिना पर्याप्त आर्थिक संसाधनों के वृद्धावस्था के संकट का सामना करना पड़ रहा है। अगर भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि नहीं रहती तो उसे मध्य आय के जाल में फंसने का खतरा हो सकता है। ठीक है, श्रम बाजार पर पड़ने वाला संभावित प्रभाव। ठीक है, तो देखिए श्रम बाजार पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव में क्या कह रहा है कि प्रजनन दर में गिरावट से
कार्यबल में कमी आ सकती है, जो उत्पादकता में कमी और आर्थिक विकास में रुकावट का कारण बन सकती है। अब देखिए, निम्न प्रजनन दर से निपटने के लिए वैश्विक दृष्टिकोण क्या क्या अपनाया गया है। जैसा कि अब भारत में भी इस प्रकार की प्रवृत्ति सामने आना शुरू हो गई है। दक्षिण भारत में यह काफ़ी दिख रही है। ठीक है, तो देखिए, इससे निपटने के लिए वैश्विक दृष्टिकोण क्या है, निम्न प्रजनन दर से निपटने के लिए वैश्विक दृष्टिकोण क्या है। तो देखिए, जर्मनी ने क्या बोला कि जर्मनी में निम्न प्रजनन दर से निपटने के लिए उदार श्रम कानून, पैतृक अवकाश और लाभों के कारण जर्मनी ने अपनी जन्म दर में वृद्धि हासिल कर लिया। ठीक है, डेनमार्क में क्या हुआ है, तो डेनमार्क में जो है निम्न प्रजनन दर से निपटने के लिए वहाँ की 40 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के लिए राज्य द्वारा वित्त पोषित इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है। ठीक है, रूस और पोलैंड में क्या है स्थिति, तो रूस और पोलैंड में निम्न प्रजनन दर से निपटने के लिए रूस में जहां अधिक बच्चों वाले परिवारों को एकमुश्त वित्तीय प्रोत्साहन देता है, वहीं पोलैंड में एक से अधिक बच्चों वाले परिवारों को नकद सहायता प्रदान करता है। अब इसका समाधान या आगे की राह क्या होती है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए, श्रम बाजार के अनुसार नीतिगत स्तर पर सुधार करने की जरूरत है। भारत को श्रम बाजार की उपयुक्त नीतियां अपनाने की आवश्यकता है, जैसा कि जर्मनी और डेनमार्क ने किया। इसके तहत कार्य जीवन संतुलन को बेहतर बनाने के लिए माता पिता को अधिक लाभ और सहायता प्रदान की जा सकती है, ताकि वे प्रजनन दर को बढ़ावा दे सके। नेक्स्ट पॉइंट है, डिजिटल और व्यवहारिक शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ सार्वजनिक संस्थाओं का आधुनिकीकरण करने की जरूरत है। आजकल एक बच्चे के पालन पोषण पर 30 लाख से लेकर के 1.2 करोड़ रुपए तक खर्च हो जाते हैं, जिससे कई मध्यम वर्गीय परिवार इस जिम्मेदारी से हतोत्साहित हो जाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए शिक्षा को सस्ता और उपलब्ध बनाने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही कौशल में असंगति की समस्या के समाधान हेतु डिजिटल और व्यवहारिक शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ सार्वजनिक संस्थाओं का आधुनिकीकरण भी जरूरी है। अब देखिए, जनसांख्यिकी लाभांश की बात हो रही है यहाँ पर, तो जननांकिकीय लाभांश को सहायता प्रदान करते हुए आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की जरूरत है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या कहा है इस पॉइंट में, भारत की नीति निर्माता अगर वृद्ध होती जनसंख्या को सहायता देने में सफल होते हैं तो भारत का आर्थिक विकास सुरक्षित रह सकता है, अन्यथा जननांकिकीय लाभांश का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा सब्सिडी और कर लाभ प्रदान करने में परिवारों को आर्थिक मदद मिल सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट बोल रहा है कि माताओं और बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकताओं पर ध्यान देने की जरूरत या आवश्यकता है। भारत में माताओं और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण योजनाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। इसके अलावे बाल देखभाल संस्थाओं को बढ़ावा देना और प्रसव पूर्व देखभाल को प्राथमिकता देना अत्यंत आवश्यक है। तेलंगाना में देखिए क्या है कि तेलंगाना की बात यहाँ पर हो रही है, तो तेलंगाना में गर्भावस्था किटों के वितरण जैसी पहलों का देश भर में विस्तार करके स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सकता है। मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सकता है, जिससे प्रजनन दर में भी सुधार हो सकता है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है संवहनीय आईवीएफ सेवाओं को प्रोत्साहित करना और प्रजनन सहायता को मुहैया करवाना। कामकाजी महिलाओं के लिए यह आवश्यक है कि उनके करियर को प्रभावित किए बिना प्रजनन दर को बढ़ाने के उपाय उपलब्ध हो। इसके लिए संवहनीय आईवीएफ उपचार और सरोगेसी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि अधिक परिवार बच्चों की परवरिश कर सके। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये टॉपिक्स भी समाप्त होता है। अब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स देखेंगे। भारत और इंडोनेशिया से संबंधित प्रश्न होंगे और उसी का हम लोग एनालिसिस करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ जो अभी टॉपिक्स खत्म हुआ उससे एक क्वेश्चन भी बनता है, आप लोग देख सकते हैं। भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, घटती प्रजनन दर और इससे जुड़े सामाजिक आर्थिक प्रभावों को लेकर बढ़ती चिंता के मुख्य कारण क्या हैं। इसके साथ ही यह परिचर्चा कीजिए कि भारत में प्रजनन दर में गिरावट के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं और इसे सुधारने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न एक बनते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। 76वें गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का दौरा और भारत इंडोनेशिया के संबंध। देखिए क्या हुआ कि हाल फिलहाल में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो है भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने हैं। ठीक है, वो भारत आए और कई आपसी समझौते और सहयोग पर बातचीत हुई। साथ ही साथ वो हमारे गणतंत्र दिवस के प्रमुख अतिथि भी बने। तो हम यहाँ पर इन चीज़ों का एनालिसिस करेंगे कि भारत और इंडोनेशिया के वर्तमान संबंध कैसे हैं और आगामी जो, चूँकि इंडोनेशिया जो है आसियान का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, तो इससे जो इंडोनेशिया और भारत के संबंधों का
आसियान पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत को इससे कितना लाभ होगा, इन सभी चीज़ों का हम लोग यहाँ पर आकलन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ये टॉपिक्स। 76वें गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का दौरा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड है। चलिए, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति 76वें भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भारत पहुंचे। इस अवसर पर शामिल होने वाले दक्षिण पूर्व एशियाई देश के चौथे नेता हैं। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है? प्रोबोवो सुबियांतो है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, इस बारे में गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि के रूप में भारत द्वारा आमंत्रित किया जाना दोनों देशों के बीच संबंधों में प्रगाढ़ता को दर्शाता है। इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति 1950 में भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, अब बोल रहा है भारत में और इंडोनेशिया ने समुद्री सुरक्षा, स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा, संस्कृति और डिजिटल सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री के संबोधनों में कुछ अंश को भी यहाँ पर उद्धृत किए गए हैं। ठीक है, तो उनको भी हम लोग देखेंगे। इंडोनेशिया 10 देशों वाला आसियान समूह के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। उन्होंने ब्रिक्स समूह में इंडोनेशिया का स्वागत किया। अभी हाल फिलहाल में ब्रिक्स में इंडोनेशिया भी शामिल हुआ है। ठीक है, इंडोनेशिया औपचारिक रूप से ब्रिक्स में शामिल होने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश भी बन गया है। ठीक है, चलिए, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद निरोध और कट्टरपंथ विरोधी कार्रवाई के क्षेत्र में सहयोग। ठीक है, फिर दोनों पक्ष अपनी अपनी आपदा प्रबंधन टीमों द्वारा संयुक्त अभ्यास आयोजित करेंगे। तो ये सभी जो है महत्वपूर्ण बिंदु हो जाते हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच में। देखिए, भारत और इंडोनेशिया के संबंध और इनके महत्व के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। इतिहास और पृष्ठभूमि क्या रही है, संबंधों की नींव कब पड़ी और कैसे पड़ी। तो देखते हैं पहले संबंधों की नींव। उपनिवेशवाद के साझा अनुभव तथा राजनीतिक संप्रभुता और आर्थिक आत्मनिर्भरता के सामान्य उत्तर औपनिवेशिक लक्ष्यों ने 1940 और 1950 के दशक के अंत में इंडोनेशिया के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा दिया है। ध्यान दीजिएगा, 1940 से 1950 के दशक में इन दोनों के मध्य मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिला। ठीक है, 1951 में भारत और इंडोनेशिया ने मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य स्थायी शांति और अपरिवर्तनीय मित्रता था। इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट हैं। चलिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त राष्ट्र में एशियाई और अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता की आवाज़ बन गए, जिसके परिणाम स्वरूप 1955 ईस्वी में बांडुंग सम्मेलन हुआ और तत्पश्चात 1961 ईस्वी में गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन हुआ, यानी नेम का गठन हुआ। भारत, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, मिस्र और घाना के साथ नेम के 5 संस्थापक नेताओं में इंडोनेशिया भी शामिल थे। ठीक है, चलिए पूर्व की ओर देखो। 1991 में भारत की पूर्व की ओर देखो नीति को अपनाने तथा 2014 में इसे पूर्व की ओर देखो नीति में उन्नत करने के बाद द्विपक्षीय संबंधों में तेजी से विकास हुआ है। अब देखिए, दोनों के भू और अर्थतंत्र संबंध। ठीक है, भू और आर्थिक संबंध मान के चलिए, आर्थिक संबंध, भू और आर्थिक संबंध। देखिए, व्यापारिक संबंध। इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, सिंगापुर के बाद। द्विपक्षीय व्यापार 2005-06 में $4.3 बिलियन से बढ़कर के 2022-23 में यह $38.84 बिलियन और 2023-24 में यह $29.40 बिलियन हो जाएगा बोला गया है। ठीक है, यानी हो गया होगा लगभग। ठीक है, चलिए, भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय संबंधों को 2018 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा दिया गया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत इंडोनेशिया समुद्री सहयोग के साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया गया है। भू राजनीतिक जुड़ाव की बात होती है तो साझा मंच, दोनों देश ब्रिक्स, G20, IORA, पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंचों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तथा वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, नीति संरेखन। भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक महासागर पहल इंडोनेशिया के वैश्विक समुद्री आधार दृष्टिकोण के साथ अच्छी तरह से संरेखित है, जिससे समुद्री सुरक्षा, संपर्क और आर्थिक विकास जैसे क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग के लिए तालमेल पैदा होता है। अब भू रणनीतिक महत्व भी देखिए भारत और इंडोनेशिया के संबंधों के संदर्भ में। तो समुद्री सुरक्षा, हिंद और प्रशांत महासागर के बीच इंडोनेशिया की रणनीतिक स्थिति इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार बनाती है। अब देखिए, प्रभाव का प्रतिसंतुलन भी होगा यहाँ से। तो प्रभाव का प्रतिसंतुलन इंडोनेशिया की रणनीतिक स्थिति
और बढ़ता प्रभाव भारत के रणनीतिक हितों के साथ संरेखित होकर के यानी मिल करके हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को प्रति संतुलित करने में भी मदद कर सकता है। आतंकवाद रोधी की बात होगी। आतंकवाद रोधी, उग्रवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध द्वारा उत्पन्न साझा चुनौतियों को देखते हुए आतंकवाद रोधी प्रयासों में सहयोग आवश्यक होगा, मतलब इससे बढ़ावा मिलेगा कुल मिलाकर के। चलिए, सांस्कृतिक संबंध, भारत और इंडोनेशिया के सांस्कृतिक संबंधों की बात हम करते हैं। गहरे सांस्कृतिक संबंध है भारत और इंडोनेशिया के मध्य। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध विशेष रूप से हिंदू परंपराओं और रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों का प्रभाव दोनों देशों के बीच मजबूत जन संबंधों को बढ़ावा देता है। पर्यटन की क्या संभावनाएं हैं, तो इनको भी हम लोग देखेंगे। इन साजिश सांस्कृतिक जड़ों का उपयोग दोनों देशों के बीच पर्यटन और संस्कृति आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। अब दोनों के मध्य संबंधों को लेकर के कुछ चुनौतियां भी है, उन्हें भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि व्यापार संतुलन प्राय इंडोनेशिया के पक्ष में झुका रहता है, जिसका मुख्य कारण पाम ऑयल और कोयले का अधिक आयात है। दोनों देश इस असंतुलन को कम करने के लिए व्यापार में विविधता लाने के तरीके की तलाश कर रहे हैं। ठीक है। क्षेत्रीय तनाव और गतिशीलता, क्षेत्रीय तनाव और हिंद प्रशांत क्षेत्र में बदलती गतिशीलता, विशेषकर चीन के उदय के कारण चुनौतियां उत्पन्न हो रही है। ठीक है। दोनों देश अपनी रणनीतिक साझेदारी को कायम रखते हुए इन दबावों से निपट भी रहे हैं। ठीक है। अब दोनों निष्कर्ष क्या होना चाहिए दोनों के मध्य, तो देखिए, भारत और इंडोनेशिया के बीच बहुआयामी और बढ़ते संबंध जो ऐतिहासिक संबंधों, आर्थिक सहयोग और साझा सुरक्षा चिंताओं पर आधारित है। दोनों देशों में आने वाले वर्षों में क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी साझेदारी को और अधिक गहरा करने की काफ़ी संभावनाएं हैं। साथ ही साथ इसकी और क्या संभावना है, आसियान जैसे देशों, जैसे आसियान देश, फिर ब्रिक्स का इंडोनेशिया का सदस्य बनना, इन सभी प्लेटफॉर्म पर, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर मिलकर के दोनों एक दूसरे के सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए आगे बढ़ने में सहयोग मिलेगा और जो मुद्दे होंगे उसके समाधान के लिए एक ठोस उपाय किए जा सकेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, आज जो है तीनों टॉपिक समाप्त होता है। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। कल फिर नए टॉपिक्स के साथ, नए फ्लेवर और नए फ्लेवर के साथ आप लोगों के समक्ष हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।